तो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें तो किसी स्ट्रॉन्ग और किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस किस तरह से वेरी करती है। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट कंप्लीटली, जो 100% डिसोशिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, उससे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस कंसंट्रेशन। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। आप अभी बेसिकली इसको कंसंट्रेशन ही समझ के चले। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे NaCl हो, KCl हो, HCl हो, व्हाटएवर, सपोज एट दिस कंसंट्रेशन, सपोज करते हैं इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस है इतनी। तो अगर आप डाइल्यूट करते हैं, अगर आप डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, उसमें जस्ट वाटर ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है, तो अगर आप डाइल्यूट कर भी देंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज नो इक्विलिब्रियम, बिकॉज देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वन व्हिच डिसोशिएट कंप्लीटली। तो जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस के बीच में जो गैप है वो बढ़ेगा। सपोज कीजिएगा, अभी ये वॉल्यूम है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। सपोज कीजिए आपने डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज इट ऑलरेडी डिसोशिएट कंप्लीटली। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो सोडियम और क्लोराइड के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होगा। उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डेफिनेटली वो डिक्रीज होगी। एक तरह की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। और एक सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से जितने भी आयंस बनते हैं, उस सब आयंस की कंडक्टेंस का जो सम है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 में। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे आयंस के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी पहले के मुकाबले में। चलिए जी, इस कंसंट्रेशन पर अब इतनी मोलर कंडक्टेंस है। आपने फिर से डाइल्यूशन कर दिया, आयंस और दूर हो गए, अट्रैक्शन और कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस के कम होने से आयंस तेजी से मूव करने लगे। अब रुकावट कम होती जा रही है, जब रुकावटें कम हो रही हैं तो स्पीड बढ़ती जा रही है, कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। कंसंट्रेशन कम की, कंडक्टेंस बढ़ गई। तो हमने देखा यार कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस लगातार इंक्रीज होती जा रही है, एक लीनियर मैनर में। पहले इतनी थी सपोज, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, एंड सो ऑन। तो अगर हम ग्राफ का बिहेवियर देखें तो वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट एक बहुत ही लीनियर मैनर में इंक्रीज हो रहा है। उसका बिहेवियर बड़ा ही प्रेडिक्टेबल है कि वो ऐसे 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 जाएगा। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं वाई एक्सिस पे तो वो यहां आकर मिलेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए, तभी स्वाद आएगा ऐसे। तो यहां पर आकर आपने वाई एक्सिस पर एक कंडक्टेंस कैलकुलेट की। ये बहुत खास कंडक्टेंस है। कैसे खास है, देखिए, मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। देखिए, इस समय वॉल्यूम है कुछ, तो इस समय सॉल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन होगी। अब आप डाइल्यूट कर देंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। फिर डाइल्यूट करेंगे, फिर गैप इंक्रीज होगा, मोलैरिटी फिर डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इसको मैं कुछ इस तरह से समझाता हूं कि मोलर कंडक्टेंस की जब भी आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं, इट शुड बी डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। सपोज कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं
कि सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस है एट 1 मोलर कंसेंट्रेशन, लेट इट बी 50 यूनिट। ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से इमेजिनरी ले रहा हूं जस्ट टू मेक इट क्लियर कि कंसेंट्रेशन के चेंज होने से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज तो होता है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl अब आपने डायल्यूट कर दिया, कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर हो गई, और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई सोडियम क्लोराइड की। अब ये जो 70 वैल्यू है वो 0.1 पे है, 0.1 मोलर पे, और 50 जो वैल्यू थी वो 1 मोलर पे थी। और डायल्यूशन कर दिया, कंसेंट्रेशन और डिक्रीज हो गई और मोलर कंडक्टेंस और इंक्रीज हो गई। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है। अब आप पानी पे पानी डाले जा रहे हैं और इतना पानी डाल दो, बेइंतहा पानी डाल दो कि कैटायन और एनायन एक सॉल्यूशन में होते हुए भी एक दूसरे से इनफाइनाइटली डिस्टेंस मूव हो जाए, तब उनके बीच में अट्रैक्शन कितना होगा? जब कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस उसी सॉल्यूशन में आपने इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि अब कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी शून्य, अर्थात जीरो। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगी तो रेजिस्टेंस जीरो होगी। रेजिस्टेंस जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वाली रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगी तो अब कैटायन एनायन को नहीं रोकेगा, एनायन कैटायन को नहीं रोकेगा, क्योंकि उनके बीच की इंटरेक्शन अब जीरो हो चुकी है। बोथ द आयंस नाउ कैन मूव इंडिपेंडेंटली। अब दोनों ही आयन इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, सोडियम को क्लोराइड नहीं रोकेगा, क्लोराइड को सोडियम नहीं रोकेगा। देखिए, सपोज कीजिए एक हस्बैंड वाइफ में एक टसल चल रही है, एक डिवोर्स का केस चल रहा है, दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही बकवास है। लेकिन जब तक उन्हें डिवोर्स कोर्ट से नहीं मिलेगा तब तक वो दोनों इंडिपेंडेंटली अगर सेकंड मैरिज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन कोर्ट उन्हें ये डिक्री दे देगा, अपना अनाउंसमेंट कर देगा कि भाई नाउ अब आपको तलाक दिया जाता है, तो हस्बैंड अब इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है सेकंड मैरिज में, सेम विद वाइफ भी कर सकती है, क्योंकि अब उन दोनों के बीच की इंटरेक्शन हो गई जीरो। अब उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहा। नाउ बोथ द पार्टनर कैन मूव इंडिपेंडेंटली। लेकिन वो कब हुआ? जब उनके बीच की इंटरेक्शन जीरो कर दी गई थी, उस कंडीशन पर हुआ। इसी तरह से कैटायन एनायन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, एनायन कैटायन को आगे बढ़ने से रोक रही है। ये जो दोनों के बीच की अट्रैक्शन है, ये एक रेजिस्टेंस है। डाइल्यूशन करते गए, वो दूर होते गए, इंटरेक्शन कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई, कंडक्टेंस बढ़ गई। पानी पे पानी डालते गए, आयन दूर। अब आपने इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि वो सॉल्यूशन अब सॉल्यूशन नहीं, वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लगा। जैसे मान लो एक गिलास पानी है, उसमें कुछ नमक डाला हुआ है, डिसॉल्व कर लिया, तो पियोगे तो आपको वो नमकीन टेस्ट देगा। लेकिन उसमें उसी सॉल्यूशन में अगर आप पानी मिलाते चले जाओगे तो एक समय आपको सॉल्ट का इफेक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। जब कंसंट्रेशन हमारी जीरो हो जाएगी तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगी एक मैक्सिमम वैल्यू कि बस अब ये मैक्सिमम आ गई है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिट आ गई ना, अब इससे ज्यादा नहीं होगी। लिमिटिंग वैल्यू, बोर्ड में आपके 100 से ज्यादा मार्क्स थोड़ी आ सकते हैं, तो वो लिमिटिंग मार्क्स हैं आपके 100। सो इसके बिहेवियर को देखते हुए हम कंसंट्रेशन कम करते गए, कंडक्टेंस बढ़ती गई और यहां आकर देखिए वाई एक्सिस पर x 0 होता है। वाई एक्सिस पर x 0 का मतलब क्या है कि अब कंसंट्रेशन जीरो हो गई, और जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन के बीच की अट्रैक्शन जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, कंडक्टेंस मैक्सिमम है। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो कि जीरो कंसंट्रेशन पर निकाली है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपने निकाली है ग्राफिकली। yes it is possible
to calculate the limiting value, the maximum value of molar conductance of strong electrolyte at zero concentration or at infinite dilution, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन और एनायन के बीच की इंटरेक्शन जीरो हो गई है, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए क्लास है, ठीक है, यहाँ क्लास है, यहाँ कोई अपना केमिस्ट्री का टीचर चलो पढ़ा रहा है और ये स्टूडेंट्स की रोज है, इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, सपोज कीजिए यहां पर बैठा है अनिल और यहां पर कोई और है सुनील। अगर इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन जीरो है तो अनिल को फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ सुनील बैठे, कविता बैठे या बबीता बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन जीरो है। यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ध्यान लगा के अपना केमिस्ट्री का लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो आइडियल कंडीशन है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए कविता बैठी है तो उसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ बबीता बैठी है या सुनीता बैठी है, क्योंकि उनके बीच के इंटरेक्शन जीरो है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, सॉल्यूशन में कैटायन भी है, एनायन भी है, लेकिन जब वही सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाता है तो सोडियम को फर्क नहीं पड़ेगा कि अब सॉल्यूशन में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। द सेम वे contribution of chloride ion does not depend upon the nature of other ion present in the solution। यानी क्लोराइड को फर्क नहीं पड़ेगा कि सॉल्यूशन में सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की इंटरेक्शन जीरो हो चुकी है, और जीरो इंटरेक्शन कब हुई है? जीरो कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जीरो कब हुई है? जब आपने बेइंतहा पानी डाल दिया है, यानी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ग्राफिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये स्क्वायर रूट क्यों लिया उसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग वैल्यू जीरो कंसंट्रेशन पर ग्राफिकली हम कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मूले यही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, बस अब हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बदल रहे हैं और हम उसे स्ट्रॉन्ग से वीक बना रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह की वेरिएशन वो शो कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग जैसी होगी या उससे डिफरेंट होगी। तो अब बात करने जा रहे हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसके लिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का वीडियो देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। सो देखिए, पढ़ाई का एक नियम होता है कि सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेहतर होगी। तो हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज चलिए हमेशा, और एक सीक्वेंस में चलिए। मोलर कंडक्टेंस, अब हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस कंसंट्रेशन। इस बार बात हो रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बन का तो कोई भी एसिड हो वो वीक ही होना है। देखिए, एसिटिक एसिड पानी में डिसोशिएट होकर एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। लेट अस अज्यूम दैट इट डिसोशिएट 5%, टेंपरेचर का हम बात नहीं कर रहे हैं, ये 5% डिसोशिएट होगा तो ऑब्वियस है 5% आयन बनेंगे, बहुत कम आयन होंगे। जब आयंस ही बहुत कम होंगे, जब आयंस ही बहुत कम होंगे तो मोलर कंडक्टेंस भी बहुत कम होगी, क्योंकि करंट आखिर किसकी वजह से है, कंडक्टेंस किसकी वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयंस। सॉल्यूशन में आयन मूव कर रहे हैं तो कंडक्टेंस होगी, आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस कम होगी। तो अगर आप डाइल्यूशन कर देते हैं तो क्या होगा? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सीन ये था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाज ऑलरेडी 100%। आप डाइल्यूशन करते थे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन यहां पर जब आप डाइल्यूशन करेंगे, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, पानी आप डालेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाते हैं देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ाते हैं देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो इन दिस केस आपने वाटर ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आयंस इंक्रीज होंगे, तो एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है,
अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज ही होगी। चलिए जी, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ गई। जैसे यहां पर आपने डाइल्यूशन किया तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, यहां पर भी इंक्रीज हो गई। ऐसे मान लो पहले कंसंट्रेशन इतनी थी तो मोलर कंडक्टेंस इतनी हुई, कंसंट्रेशन डाउन की कंडक्टेंस बढ़ गई, फिर डाउन की बढ़ गई, फिर डाउन की बढ़ गई। लेकिन यहां पर दिमाग खराब हो जाता है हमारा कि हमें ये पता नहीं चल पाता कि कितना डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगी। यहां तो बड़ा ही लीनियर वे में चल रहा था, बड़ा ही सर्टेन बिहेवियर था, आपको आइडिया लग गया था कि इतना डाइल्यूशन करने पर इतना होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप डाइल्यूट करते हैं तो अल्फा तो बढ़ता है, अल्फा बढ़ता रहता है और आयंस के बीच का गैप भी बढ़ता रहता है। दो फैक्टर काम कर रहे हैं, मैं एक ही फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि आप इस ग्राफ को कहां पर मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, कहां मिलाएंगे ये नहीं पता होता, बिकॉज द बिहेवियर इज हाईली अनसर्टेन। तो ग्राफिकली जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करूं वाई एक्सिस पे तो वो यहां मिलेगा, कहां मिलेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा भैया जी। तो हम मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जीरो कंसंट्रेशन पर ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अनसर्टेन बिहेवियर, क्योंकि यहां दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है जो कि यहां पर नहीं बढ़ रहा था, और दूसरी बात जब तक एक बच्चा एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर ही नहीं करके आया तो वो 100 मार्क्स की उम्मीद कैसे पाल सकता है। उम्मीद अगर पाल भी लेगा तो एक्चुअल में थोड़े नंबर आ जाएंगे। तो यहां पर उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% तो होगी नहीं। जब उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ही नहीं है, जब आयंसी मैक्सिमम नहीं है, तो कंडक्टेंस मैक्सिमम कैसे आ जाएगी। 100 मार्क्स तो तब आएंगे जब आप 100 मार्क्स का पेपर करके आएंगे, कंडक्टेंस तो मैक्सिमम तब आएगी जब मैक्सिमम आयंस बन जाएंगे, और मैक्सिमम आयंस का मतलब है जब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो गई तो फिर स्ट्रॉन्ग और वीक में अंतर क्या रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना। BMW की अपनी एक स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, जबरदस्त स्पीड है, लेकिन अगर आप एक तांगा है, उस तांगे में घोड़े को हंटर मारते रहेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप हंटर मार मार के घोड़े को BMW बना देंगे, नहीं, वो अपनी एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा लेकिन BMW के बराबर नहीं आ पाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम आ जाए, क्योंकि वो मैक्सिमम डिसोशिएट नहीं होगा। अगर हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डिफरेंस होता ही है उनमें। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ डज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो एक लीनियर मैनर में प्रोसीड कर रहा है, एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग में वो एक लीनियर मैनर में प्रोसीड कर रहा है, वीक में इस तरह की एक वेरिएशन नहीं है, लीनियर वेरिएशन नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन बिहेवियर है। कब कितना डाइल्यूट करने पर कितना इंक्रीज हो जाए इसका आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बार बार बदलती है, चेंज होती चली जाती है, और आयंस के बीच का गैप भी चेंज होता है। तो दो फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्यों ले रहा हूं, एक इक्वेशन है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, इट इज इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और जब भी आप मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो यू हैव टू मेंशन कि जो भी वो वैल्यू है वो किस कंसंट्रेशन पर है, माइनस b√c। ये हमारी डीवे एंड ओनसांगर इक्वेशन है जो हमें इस ग्राफ को समझने में बहुत हेल्प करती है कि अगर हम कंसंट्रेशन को कम करते जाएं, अगर हम कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे और ये पूरा फैक्टर अगर हम जीरो ही कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर जाएगी। b यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि सोल्यूट 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 सोलवेंट 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 इंटरेक्शन के लिए शो किया गया है, एंड c इज द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट था इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड डीवे एंड ओनसांगर इक्वेशन। राइट, सो
ये तो हमने अभी ग्राफिकली समझ लिया कि आखिर हो क्या रहा है। अब इसको जरा न्यूमेरिकली समझते हैं, और न्यूमेरिकली समझने के लिए हमें इसमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कोलराउश लॉ, कि आखिर कोलराउश लॉ क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं कोलराउश लॉ की, कि वी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस ग्राफिकली तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। अगर हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाए तो क्या हम न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, या कोई और अल्टरनेटिव नहीं है उसे कैलकुलेट करने का? तो अब आप देखेंगे कि बिल्कुल एक अल्टरनेटिव है उसको कैलकुलेट करने का। देखिए, कोई बच्चा जिसने पूरा सिलेबस नहीं किया हुआ है, ठीक है, एग्जाम आ गए हैं और पूरा सिलेबस उसने नहीं किया हुआ था, मान लो 70% करके चला गया था, तो क्या वो 100 मार्क्स ला सकता है? क्या वीक स्टूडेंट 100 मार्क्स ला सकता है? अपने बलबूते तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि भाई का सिलेबस ही पूरा नहीं है। लेकिन अगर उसके अड़ोसी और पड़ोसी उसकी हेल्प करते हैं रिमेनिंग 30% में, तब वो शायद ला सकता है। यानी उसे किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके आगे और पीछे जो दो बंदे बैठे हुए हैं, उनकी अगर वो हेल्प उसे मिल जाए किसी भी कंडीशन में, टीचर एग्जामिनेशन रूम से बाहर चला जाए, तब वो उससे कोऑपरेट कर पाएंगे और उसके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो यहां पर इस बात को हम समझते हैं कोलराउश लॉ के थ्रू। कोलराउश लॉ, नाम भी ऐसे रख देते हैं ना ये कि जीभ भी टेढ़ी हो जाए। देखिए, कोलराउश लॉ क्या होती है? अभी हमने देखा कि जब कोई सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाता है, तो कैटायन और एनायन की जो भी अपनी अपनी मोलर कंडक्टेंस होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। बोथ द आयंस कैन मूव इंडिपेंडेंटली एट जीरो कंसंट्रेशन। देखिए, सपोज कीजिएगा कि ये मोलर कंडक्टेंस में सोडियम क्लोराइड के ले रहा हूं 0 कंसंट्रेशन पर, तो देन इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस एक्सिबिट बाय कैटायन प्लस एक्सिबिट बाय एनायन। यहां पर मैं मोलर कंडक्टेंस KCl की ले रहा हूं, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस एक्सिबिट बाय पोटेशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एक्सिबिट बाय क्लोराइड आयन। यहां पर हम अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस एक्सिबिट बाय अमोनियम आयन प्लस एक्सिबिट बाय क्लोराइड आयन। देखिए, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस, molar conductance is the conductance exhibited by all the ions, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों इंक्लूड हैं। molar conductance is the conductance exhibited by all the ions that is formed by the dissociation of one mole of electrolyte in a solution। किसी सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल से डिसोसिएशन से जितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं सॉल्यूशन में, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस का सम मोलर कंडक्टेंस होता है, एक बात। और 0 कंसंट्रेशन पर कैटायन की कंडक्टेंस एनायन पर डिपेंड नहीं करती, एनायन की कैटायन पर नहीं डिपेंड करती। ये इससे पहले हमने अभी वीडियो में पार्ट में हमने देख लिया है। बोथ द आयंस कैन नाउ मूव इंडिपेंडेंटली, राइट। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, contribution of chloride, the contribution of chloride ion is remains same in all the 3 solution or it comes out to be different? वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि एनायन का कंट्रीब्यूशन कैटायन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब उस सॉल्यूशन में क्लोराइड के अराउंड सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द कैटायन एंड आयन जीरो इंटरेक्शन हो चुकी है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। अब क्लोराइड को फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन में कैटायन सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, अमोनियम है। इन द सेम वे अगर मैं इसको ऐसे समझता कि चलो ये NaCl है, NaCl है, तो मैं इसको NaBr ले लेता हूं, तो इट इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। इसी तरह से सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस प्लस दिस। तो यहां पर इन तीनों केस में, क्लोराइड में, ब्रोमाइड में, आयोडाइड में, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयन रिमेन्स सेम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ हैलाइड आयन,
कि सॉल्यूशन में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्टेटमेंट ये कहती है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion makes a definite contribution. Each ion makes a definite contribution towards total molar conductance of electrolyte at infinite dilution या zero concentration. Each ion makes a definite contribution towards total molar conductance of electrolyte irrespective of the nature of other ion present around it. देखिए कि कैटायन का कंट्रीब्यूशन एनायन पर डिपेंड नहीं करेगा, एनायन का कैटायन पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो भी ये कहानी, जो भी ये घटना घट रही है, वो याद रखिएगा वो जीरो कंसंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। क्योंकि अगर ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट नहीं हुआ तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहेगी, तब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर पाएंगे। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट यानी फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन प्रेजेंट अराउंड इट। ये तो थ्योरेटिकली हमने समझा कि आखिर कोलरॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। अब हम इसको न्यूमेरिकली भी देखते हैं और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो हम जरा इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं कि कोलरॉस लॉ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, क्या ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे ग्राफिकली। तो नो प्रॉब्लम, अब हम इसकी एप्लीकेशन लेते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू आप समझिएगा। पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट molar conductance, limiting value of molar conductance of weak electrolyte using strong electrolyte। मतलब जो बात मैंने अभी की कि एक वीक बच्चा जो पूरा सिलेबस नहीं करके गया है, अगर उसको 100 मार्क्स लाने हैं तो वो कैसे लाएगा? वो अपने बलबूते नहीं ला पाएगा, तो वो अपने अड़ोसी प्लस पड़ोसी जो उसके खास फ्रेंड है उनसे मदद लेगा ना, चीटिंग करेगा ना, टेपेगा, हेल्प लेगा। कुछ मर्यादित शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नकल करेगा, है ना। लेकिन अब देखिए जरा कैसे इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा हमें। देखिए क्वेश्चन है अपना, सपोज कीजिएगा कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है जीरो कंसंट्रेशन पर, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस एक्सिबिटेड बाय कैटायन प्लस एक्सिबिटेड बाय एनायन। यहाँ पर कैटायन है H+, हमें H+ का कंट्रीब्यूशन चाहिए और हमें एसीटेट का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl लेट इट बी 100 यूनिट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, टूट जाएगा, लेट इट बी 80 यूनिट। ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं वैल्यूज। एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेट इट बी 90 यूनिट। चलिए अब देखिए हमें एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी है। ये हो गया हमारे लिए वो वीक बच्चा जिसे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, और ये इसके वो दो फ्रेंड हो गए जो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जो इसकी पूरी हेल्प करेंगे इसको टेपने में। तो ये भी क्या करेगा, जितना पेपर इसको आता होगा उतना वो कर लेगा, और बाकी जो नहीं आता होगा वो इन दोनों से टेप लेगा।
जो इसको चाहिए वो क्या चाहिए, इसको H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसको एसीटेट का कंट्रीब्यूशन चाहिए, H आयन का कंट्रीब्यूशन इसको यहां से मिलेगा, एसीटेट का कंट्रीब्यूशन इसको यहां से मिलेगा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसे नहीं चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करके तीसरे को हम माइनस करने जा रहे हैं। मतलब हमें चाहिए एसिटिक एसिड की टोटल मोलर कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन पर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, और माइनस कर देंगे जिसका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए, दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड। अब ऐसा ऑपरेशन हमने क्यों किया, बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां से आएगा H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन और Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन, यहां से किस किस का कंट्रीब्यूशन आएगा, यहां से आएगा एसीटेट का कंट्रीब्यूशन और सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन, यहां से किस किस का कंट्रीब्यूशन आएगा, सोडियम का आएगा और क्लोराइड का आएगा। अब देखिए कोलरॉस ये कहती है कि जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, डाइल्यूट, तो कैटायन का कंट्रीब्यूशन एनायन पर डिपेंड नहीं करता, एनायन कैटायन पर डिपेंड नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। अब क्लोराइड को फर्क नहीं पड़ता कि वो H पॉजिटिव के साथ है या Na+ के साथ है, उसका तो अपना कंट्रीब्यूशन 1 मोल के लिए फिक्स है ना, यहाँ भी 1 मोल का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ भी 1 मोल का, इक्वल एट अपोजिट कैंसिल हो गई। सेम वे सोडियम का कंट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा दैट सोडियम इज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयन और एसीटेट आयन, तो ये भी उड़ गए, बचा क्या, एसीटेट और H+ ही तो बचे, यही तो हमें चाहिए भाई। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैटायन और एनायन के सम के इक्विवेलेंट होती है, इसका कैटायन H+ है, एनायन एसीटेट है। सो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, एक्चुअली में आपने ऑपरेशन लगाया कि इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस को प्लस करके तीसरे को माइनस करना है, तो 100 प्लस 80 माइनस 90, सो इट इज 180 माइनस 90, तो आंसर इज 90 यूनिट, 90 यूनिट। तो यानी मोलर कंडक्टेंस आप देखिए बेचारे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन पर आ गई, जो आप ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाए थे वो आपने कोलरॉस लॉ को यूज करके कैलकुलेट कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, लकड़ी पानी पे तैरती है, लोहा पानी पे नहीं तैरता, आप सभी जानते हैं। लकड़ी पानी पर फ्लोट करती है लेकिन आयरन नहीं करता, लोहा नहीं करता। तो लोहा ऐसा क्या करे कि वो भी फ्लोट करने लग जाए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि लोहे को लकड़ी के साथ बांध के पानी में डाल दो, लोहा भी लकड़ी के साथ तैर जाएगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लोहे जैसा जो डूब रहा है, अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद मिल जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लकड़ी, दोनों मिलकर तैरने लगेंगे, तो आ गई ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो नहीं आ पा रही थी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसने अपना सेटलमेंट किया तो आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही बात हमें कोलरॉस लॉ बताती है कि we can calculate the limiting value, the maximum value of molar conductance of weak electrolyte using strong electrolyte। वो दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज कर लीजिए जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें आ रहा हो। जैसे यहाँ से H+ है तो HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। एसीटेट चाहिए था तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट या कैल्शियम एसीटेट या कोई और एसीटेट होता, दोनों को प्लस करके तीसरे को माइनस करते। ठीक है, जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लेते हैं इससे पहले वाले से। देखिए, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, वो भी जीरो कंसंट्रेशन पर। गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन है मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4, लेट इट बी 100 यूनिट, है ना। एसीटेट चाहिए तो कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं, लेट इट बी 90 यूनिट। और यहां पर मुझे ना तो कैल्शियम चाहिए ना सल्फेट, तो मैं तीसरा लेता हूं कैल्शियम सल्फेट, लेट इट बी 80 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकालनी है, तो मुझे H आयन का और एसीटेट का कंट्रीब्यूशन चाहिए। H आयन का कंट्रीब्यूशन यहां से आएगा, एसीटेट का यहां से आएगा, दोनों को प्लस करेंगे और तीसरे को माइनस कर देंगे। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस एग्जिबिटेड बाय दिस एंड दिस,
तीसरे को कर देते हैं माइनस। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर हमें HN का 1 मोल चाहिए, एसीटेट का 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ पर HN के तो 2 मोल आएंगे डिसोसिएशन के बाद, है ना। जब ये डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस और सल्फेट देगा ना। हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 मोल है तो इट शुड बी 1 मोल लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 मोल करने के लिए मैं इसको 1/2 से इंटू कर देता हूँ ना, 1/2 इंटू 2 कट जाएगा तो HN के 1 मोल का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। अब मुझे एसीटेट का भी 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ भी एसीटेट का 2 मोल है तो इसको भी 1/2 कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 2 1 मोल के लिए आ जाएगा। तो 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे अगर आप, तो ये भी हो गया ना 1/2, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। सो अब देखिए ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं ये 2 नहीं करता, 1/2 से इंटू नहीं करता, तो कैल्शियम के 1 मोल का कंट्रीब्यूशन इधर होता और हाफ मोल का इधर होता, तो गलत हो जाता ना। हाफ मोल कैल्शियम कट जाएगा, हाफ सल्फेट कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1 मोल HIN 1 मोल एसीटेट है जो हमें चाहिए था। तो H2SO4 का है 100, कैल्शियम एसीटेट का है 90 और कैल्शियम सल्फेट है 80, 50 45 40 95 40, so it is 55 यूनिट। ठीक है, 55 यूनिट। देखिए इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें H पॉजिटिव का 1 मोल चाहिए, यहाँ पर 2 मोल है इसलिए 1/2 से इंटू करके इसको 1 मोल किया गया। एसीटेट का 1 मोल चाहिए, यहाँ 2 मोल था इसलिए 1/2 से इंटू किया, 1/2 इंटू 2 1 मोल हो गया। लेकिन इनके चक्कर में कैल्शियम का यहाँ हाफ मोल हो गया, सल्फेट का हाफ मोल हो गया, तो इसको भी 1/2 से इंटू कर दिया, सो दैट ये भी हाफ और ये भी हाफ हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल अपोजिट। तो मोलर कंडक्टेंस एसिडिक एसिड की 0 कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट हो गई, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसके बिना ये बात नहीं बन पा रही है। तो कोलराउस-स्लो ने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जो ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, हम न्यूमेरिकली उसको कोलराउस-स्लो के थ्रू यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट like ammonium hydroxide. And what is given to us that the molar conductance of ammonium sulfate दिया गया है, let it be 80 यूनिट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है 60 या 90 यूनिट। एंड एल्यूमिनियम और सल्फेट हमें नहीं चाहिए, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कंट्रीब्यूशन है 60 यूनिट। So using the molar conductance at 0 concentration of these 3 strong electrolyte, you have to calculate the molar conductance of ammonium hydroxide, that is a weak electrolyte at 0 concentration. तो देखो आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए अमोनियम का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा, OH का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा, दोनों को प्लस करके तीसरे को माइनस करना है। ठीक है, चलो नीचे कर लेते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस एग्जिबिटेड बाय अमोनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा एल्यूमिनियम सल्फेट को हम कर देते हैं माइनस। अब देखिए हमें अमोनियम का 1 मोल चाहिए और OH का भी 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ अमोनियम का 2 मोल है तो ये 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 2 1 हो गया, यहाँ भी 1 है। OH का लेफ्ट में 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ 3 मोल है तो 1/3 से इंटू कर दीजिए, 3 इंटू 1/3 हो गया 1। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसको 1/6 कर दीजिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एल्यूमिनियम का यहाँ पर 1/3 मोल है और यहाँ 2 मोल है, तो 2 इंटू 1/6 करेंगे तो 1/3 ये और 1/3 कट जाएगा। इसी तरह सल्फेट देखिए हाफ मोल सल्फेट है और 3 इंटू 1/6 तो ये भी हाफ हो गया, सल्फेट से सल्फेट कट जाएगा। तो जो नंबर आप यहाँ लगाएंगे उनका एलसीएम लेके यहाँ लिख दीजिएगा, 1/, में बात बन जाएगी। सो 1/2 अमोनियम सल्फेट है 80 प्लस 1/3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये है 90 माइनस एल्यूमिनियम सल्फेट 1/6 इंटू 60, सो 40 30 10 70 माइनस 10 यानी 60 यूनिट आ गया। गॉट इट? सो इस तरीके से आप किसी
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जैसे कि हमें कंट्रीब्यूशन गिवन है 2/5 मोल ऑफ H प्लस, लेट इट बी 60 यूनिट, राइट, एंड 3/4 moles of acetate ion, let it be इतने यूनिट पर मोल, ohm inverse centimeter square per mole. So what we have to calculate? Obvious है, molar conductance of acetic acid. तो इसके लिए क्या चाहिए? H प्लस यहाँ से आएगा, एसिटेट यहाँ से आ रहा है, तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन ये होगा H प्लस के इक्वल और एसिटेट के इक्वल, ऐसे ही तो होगा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल के डिसोसिएशन से जितने भी आयंस निकलते हैं, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस का सम मोलर कंडक्टेंस होता है। ठीक, यहाँ पे मुझे HI के 1 मोल का कंट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ एसिटेट के 1 मोल का चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 2/5 मोल का है, यहाँ मेरे पास 3/4 मोल का है। तो क्या करेंगे, हम 1 मोल का निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो 1 मोल का अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से कैलकुलेट कर डालिए, ये 2/5 मोल का है, तो 1 मोल का आ जाएगा 5/2 30 यानी 150। झकास। इसी प्रकार से एसिटेट का निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3/4 मोल का है 90, तो 1 मोल का हो गया इतना 1/120। तो 1 मोल का H प्लस का है 150, एसिटेट के 1 मोल का है 120, तो दोनों मिलाकर आ गया है 270, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट वैल्यू डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर दी यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। देखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है। सेकंड एप्लीकेशन कहती है, थर्ड भी एक साथ ले लेंगे, सेकंड थर्ड एक साथ ले लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन को एक साथ ले लेते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। पहला है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो 100% होता है ना, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो 100% डिसोसिएट होता है, वीक है बेचारा 5%, 7%, 10%, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। थर्ड वन, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, Ka या Kb जो भी है एसिड या बेस, उसका हमें Ka या Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। नो प्रॉब्लम, बहुत इजीली होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए देखिए मोलर कंडक्टेंस की कोई भी वैल्यू जब आप लिखते हैं तो यू हैव टू मेंशन द कंसंट्रेशन, कि आखिर आप किस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस जो भी स्ट्रॉन्ग या वीक है उसकी डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिएगा एसिटिक एसिड अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये उसका एक्वस सॉल्यूशन है, अभी आपने देखा कि जब आप डाइल्यूट करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। अभी जो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था ना, ये कि अल्फा बढ़ता चला जाता है, लेकिन कितना अल्फा होगा किस कंसंट्रेशन पर, यह पता होना बहुत जरूरी है। देखिए मोलर कंडक्टेंस, मान लीजिए एसिटिक एसिड की 1 मोलर कंसंट्रेशन पर, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, लेट इट बी 20 यूनिट। अब आप डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो मान लीजिए अब कंसंट्रेशन हो गई 0.1 मोलर और मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई, लेट इट बी इतना यूनिट। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दी है। कंसंट्रेशन और कम कर दीजिए, मोलर कंडक्टेंस और इंक्रीज हो गई।
जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अल्फा बढ़ता जा रहा है लगातार। लेकिन जब आप इसको जीरो कंसंट्रेशन पर लाएंगे तो वो वैल्यू आप ग्राफिकली तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फर्स्ट लॉ को यूज करके तो निकाल ही लेंगे, जैसा भी निकाला है। चलिए वो आ गई, लेट इट बी 90 यूनिट, ऐसा मान लेते हैं। यानी कि बस अब वो अपने मैक्सिमम पर आ गया, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहां पर उसकी अल्फा कितनी है, यहां पर अल्फा कितनी है, यहां पर अल्फा कितनी है, क्योंकि जैसे ही आप कंसंट्रेशन बदलते हैं उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो भी वैल्यू आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखेंगे वो हमेशा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही मेंशन की जाएगी कि किस कंसंट्रेशन पर कितनी है। अब देखिए अल्फा कभी भी 100% से ज्यादा हो नहीं सकता वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ डायमेंशनलेस फैक्टर, डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, to the molar conductance of same electrolyte at zero concentration। देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट सेम है तो डायमेंशनलेस हो गया, और डिनोमिनेटर क्योंकि ये नीचे मैक्सिमम वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो ये लेस देन 1 भी आएगा, डायमेंशनलेस है और लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला हमारा अल्फा का होता है कि सपोज कीजिए मुझे 1 मोलर पर एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि 1 मोलर पर उसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी है 20 यूनिट, और जीरो कंडक्टेंस पर कितनी है, जीरो कंसंट्रेशन पर इतनी है, तो आंसर आ गया 2/9। 100 से 2 करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा। अल्फा डैश कर देता हूं, 0.1 मोलर पे बताइए, तो 0.1 मोलर पे कंसंट्रेशन कंडक्टेंस इतनी है, जीरो कंसंट्रेशन पर इतनी है। 0.01 पर बताइए, तो इस पे कंडक्टेंस इतनी है और मैक्सिमम इतनी थी, तो 5/9। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, अल्फा इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको अल्फा के लिए याद रखना है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at a particular concentration is equals to the ratio of molar conductance of that electrolyte at a particular concentration to the molar conductance of the same electrolyte at zero concentration, zero यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो थर्ड अब हम एप्लीकेशन की तरफ दौड़ पड़े हैं, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जिसको प्यार से कह सकते हैं। सो देखिएगा, अगर हमें मोलर कंडक्टेंस यानी फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन पता है, तो थर्ड एप्लीकेशन तो बहुत ही आसानी के साथ हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। देखिए इक्विलिब्रियम से पहले इसकी कंसंट्रेशन है C, ये 0 0, क्योंकि ये तो तब बनेगा जब ये टूटेगा। अब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो इसमें से C अल्फा चलेंगे, C अल्फा, ऐसा कभी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम पर। तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको सोल्व करके आता था C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बेस है तो के भी ले लेते हैं, एसिड है तो के भी ले लेते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन आपको शायद गिवन होगी, अल्फा आप अपनी सेकंड एप्लीकेशन में निकाल चुके हैं। अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा वो सेकंड एप्लीकेशन को यूज करके निकाल चुके हैं। तो अल्फा की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं, देखिए जिसमें तीनों की तीनों लॉ ही आ जाए, ऐसा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही लॉ को हम एक साथ निपटा देते हैं बहुत इजीली। सो एक काम करते हैं, कैलकुलेट या ऐसा करते हैं एट 0.1 मोलर या 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ऐसे करते हैं दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 molar acetic acid is 20 unit at 25 डिग्री सेल्सियस। गिवन है वही तीनों, अमर अकबर एंथनी, मान लेते हैं HNO3 लेट इट बी 80 यूनिट, और
सोडियम एसीटेट, लेट इट बी 70 यूनिट, और मोलर कंडक्टेंस सोडियम नाइट्रेट, लेट इट बी 60 यूनिट। तो कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट एक तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि आप फर्स्ट लॉ से निकालेंगे, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे जो सेकंड एप्लीकेशन है, थर्ड इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। तो वन बाय वन डन 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 डन। तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस किस किस के इक्विवेलेंट होगी, दो का सम और तीसरे का सबट्रैक्ट कर दीजिए, HNO3 प्लस सोडियम एसीटेट माइनस NaNO3, यही तो करेंगे आप। तो HNO3 है 80, सोडियम एसीटेट 70, 60, 150, 60, तो कम्स आउट टू बी 90 यूनिट। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन के थ्रू लैम्डा में इनफाइनाइट आ गया। अल्फा, अल्फा क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट 0.1 कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट 0 कंसंट्रेशन। 0.1 मोलर पर इसकी वैल्यू दी गई है 20 यूनिट और ये आ गई 90 यूनिट, तो 2/9 ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Ka is equal to C alpha square 1 minus alpha। C है कंसंट्रेशन दैट इज 0.1, अल्फा इज 2/9, तो 1 minus 2/9। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से आप तीनों ही एप्लीकेशन को एक ही न्यूमेरिकल में समझ गए हैं कि वो कैसे हम लोग कर रहे हैं। सो बहुत इजी है। तो अब तक आपने क्या क्या समझा मैं एक बार उसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन पर कैसे वेरी करती है। तो आपने देखा एक में ग्राफ बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टीप, बड़ा ही लीनियर कर्व आ रहा था, एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं था बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही अनसर्टेन बिहेवियर था, क्यों था वो हमने सब उसको जाना। देन हमने बात की कि ग्राफिकली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाए थे। देन हमने डिस्कस किया कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, किस बात की तरफ वो इशारा कर रही थी, क्या क्या उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस थी। तो थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, कॉन्सेप्चुअली हर तरीके से हमने कोलरॉच लॉ को और मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली वो सब हमने समझा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, बिल्कुल अभी कर दिए, कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। और चैनल को जो रेड बटन आपको दिख रहा है इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की तरह बिल्कुल बढ़ा दो। डाइल्यूशन मत करना, पानी मत डालना, केवल अपने अंगूठे का प्रयोग करें और मोलर कंडक्टेंस जैसे बढ़ती है वैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो दोस्तों, पढ़ते रहें,